जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आज हम फिर 20 नए प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा हमारा स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। यानी कि वह कौन सी दिक्कतें परेशानियां आती हैं जिस वजह से बंगाल विभाजन करना पड़ता है और बंगाल विभाजन को लेकर के स्वदेशी आंदोलन कैसे उत्पन्न होता है, इन सभी प्रश्नों पे बात करेंगे। और ये जितने के जितने प्रश्न हैं, सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं और आप इसके साथ साथ एग्जाम पॉइंटर को भी देखते चलेंगे, जहां से सीधा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जितने प्रश्न हैं सभी पीवाईक्यू हैं। तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है आपके सामने। इससे पहले यदि अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई। आपको बताना है कि वह कौन सी ऐसी घटना है निम्न में से जिसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ऑप्शन ए है बंग भंग या बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला, या सी असहयोग आंदोलन, या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंग भंग या बंगाल विभाजन। अब इसके बारे में देखेंगे यहाँ एग्जाम पॉइंटर में कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। या स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति कब हुई, तो वो भी 1905 में ही हुई। कारण क्या था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। कारण क्या था, तो उसको ऐसा लगता था कि प्रशासनिक सुधार की जरूरत है और हिंदू मुस्लिम एकता की को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ा जाता है तब तक भारत कमजोर नहीं होगा, और जब तक भारत कमजोर नहीं होगा तब तक हम आसानी से भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से बंगाल को दो भागों में लॉर्ड कर्जन द्वारा तोड़ दिया जाता है और लॉर्ड कर्जन ने ही फूट डालो और शासन करो का नारा दिया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। यह ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और देसी उद्योगों को प्रोत्साहन किसमें मिला, तो यह स्वदेशी आंदोलन। जैसे ही बंगाल विभाजन होता है उसी के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और इस स्वदेशी आंदोलन में कहा जाता है कि जो भी ब्रिटिश वस्तुएं हैं उन सब का बहिष्कार करना है और सिर्फ जो भारतीय वस्तु है यानी कि देसी वस्तुएं हैं, देसी उद्योग है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसका प्रोत्साहन करना है। आपको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। यह भारत में पहला बड़ा आर्थिक और सामाजिक विरोध था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मुख्य गतिविधियां क्या क्या थी तो विदेशी कपड़े, नमक और चीनी का बहिष्कार किया गया। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका, तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का विरोध किया गया तो विदेशी कपड़े का किया गया, नमक का भी किया गया और चीनी का भी बहिष्कार किया गया। देसी उद्योगों में हथकरघा और खादी को बढ़ावा दिया गया या इसको आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया गया। सार्वजनिक बैठकों और सभाओं का आयोजन किया गया, यानी कि जो भी सार्वजनिक बैठक है इस बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन के तहत से किया गया और सभाओं का भी आयोजन किया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ। आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ। 1904 में हुआ था, 1905 में हुआ था, या 1906 में हुआ था, या 1911 में हुआ था। फटाफट आप आंसर करेंगे और इसका आंसर होगा 1905। अब इसमें डेट भी पूछ लेता है कि किस डेट को हुआ था, तो हम नीचे आते हैं और बात करते हैं कि वह डेट था 16 अक्टूबर 1905। टीआरई में और बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ है। बीपीएससी टीआरई में भी पूछा है और बीपीएससी 68 या 67 के आसपास ये प्रश्न पूछा है सीधे। तो आपको डेट जरूर याद रखना है, डेट के साथ आता है। टीआरई में तो 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर ऐसे आ गया था, बहुत बच्चे फंस गए थे। तो इस वजह से इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। कारण क्या था, तो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण। यानी कि लॉर्ड कर्जन को लगता था कि यदि बंगाल का विभाजन हम कर देंगे तो हमें प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण मिलेगा, क्योंकि दो प्रांतों में बंट जाएगा और दो प्रांत में बटेगा तो हम प्रशासनिक नियंत्रण दो जगह अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। लेकिन कारण यह हुआ, प्रभाव यह हुआ कि बंगाल के लोगों में गहरा विरोध हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि हम दो भाइयों के बीच में या एक ही घर में एक ऐसी लकीर खींची जा रही है, एक ऐसा दीवार खींचा जा रहा है जो तोड़ना मुश्किल है।
इस वजह से बंगाल के सभी लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि तुम्हें क्या हक है कि तुम आकर के हमारे देश में और हमारे आपसी भाई आपसी बंधुओं में तुम मतभेद पैदा करो और तुम एक लकीर खींचो। इस वजह से बंगाल विभाजन का पूर्णतः विरोध हुआ और उसके उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन का उत्पत्ति होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाएंगे प्रश्न के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा। प्रमुख गतिविधि क्या हुई? तो उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बनता है कि राखी दिवस के रूप में स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में किसने मनाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को ही ऐलान किया कि हम राखी दिवस के रूप में मनाएंगे और कारण यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाए और हमें अंग्रेजों को यह दिखाना है कि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं और राखी बांध करके एक दूसरे को कितने करीब है इसको दिखाया गया। महत्व यह हुआ कि यह आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसका महत्व था कि आंदोलन जो था राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज था? तो नहीं, हम लोगों ने बात की कि पूर्ण स्वराज का उद्देश्य 1929 में आया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, कर न देना था और अंग्रेजों से समझौता था। तो इन चार में से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और यह इसलिए किया जा रहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ताकि अंग्रेज कमजोर पड़े, उनकी आर्थिक स्थिति चरमराए, उनका जो सामान है जो व्यापार कर रहे हैं वो टूटे और वो यहां से उनको मजबूरन जाना पड़े। ठीक है, एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे कि मुख्य लक्ष्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का विरोध था कि कोई भी विदेशी वस्तु है उसका हम विरोध करेंगे, उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तरीके क्या क्या थे? तो विदेशी कपड़े जलाना, यानी कि जो भी विदेशी कपड़े हुआ करते थे उसको जला दिया गया। सबसे पहले पूछता है निम्न में से सबसे ज्यादा किस पे प्रभाव पड़ा? तो विदेशी कपड़े पे पड़ा, कपड़ों को जला दिया गया, भारतीयों द्वारा विदेशी कपड़े को जला दिया गया। हालांकि बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह अपने ही देश की आर्थिक हानि है, क्योंकि यदि हम वस्तुओं को जलाते हैं, सिर्फ आप बहिष्कार कीजिए, वस्तुओं को जलाना नहीं है, जलाते हैं तो फिर इसका भुगतान हमें भी भोगना पड़ेगा। आप इस्तेमाल ना करें लेकिन जलाए नहीं। देसी वस्त्र, हथकरघा और उद्योग को बढ़ावा देना। क्या था कि आप विदेशी वस्त्र को छोड़ करके देसी वस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे, हथकरघा और उद्योग को बढ़ावा देंगे। महत्व हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेज पर निर्भर होने से बचाना। ऐसा कहना था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यदि हम बहिष्कार करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेगी, हम खुद पे निर्भर होंगे, हम अपनी खुद की सारी व्यवस्था बनाएंगे। चूंकि यदि जब तक हम अंग्रेजों पे, अंग्रेजी वस्तुओं पे निर्भर हैं, तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं और इस गुलामी के जंजीर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ हुआ कि आर्थिक असंतोष को राष्ट्रीय आंदोलन में बदलना, यानी कि आर्थिक असंतोष जो था ना उसको राष्ट्रीय आंदोलन में बदला गया। किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का केंद्र कौन सा प्रांत था? बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति कहां से हुई थी, केंद्र क्या था, सेंटर क्या था? पंजाब था या महाराष्ट्र था या बंगाल था या मद्रास था? अभी हमने बात किया कि बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में जब हुआ था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल ही इसका केंद्र होगा। मुख्य शहर कौन कौन से थे? सीधा क्वेश्चन में पूछता है कि मुख्य शहर कौन कौन से थे, तो इसका हो जाएगा कोलकाता, ढाका और मिदनापुर। यह तीन मुख्य शहर थे जो पूर्ण रूप से इस बंगाल विभाजन में शामिल थे। कारण था बंगाल विभाजन का सीधा असर, बिल्कुल सही है, सार्वजनिक बहिष्कार, यानी कि हर जगह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, देसी उद्योगों का प्रचार, और जो देसी उद्योग है, जो हथकरघा है, उसका पूर्ण रूप से प्रचार किया जाए। छात्रों और युवाओं का सक्रिय योगदान हुआ। इसमें बहुत ऐसे छात्र हुए जिन्होंने कॉलेज छोड़ करके, अपनी पढ़ाई छोड़ करके इस आंदोलन में कूदा और उन सब ने इस स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और बहिष्कार किया। बहिष्कार किसका किया? तो विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। महत्व क्या हुआ? तो बंगाल ने पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया? वर्चस्व कायम किया और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में हेल्प किया या नेतृत्व किया।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मिंटो था या लॉर्ड डॉफरिन था। तो हम लोग इसमें से पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड डॉफरिन कब था, तो यह 1885 में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कर्जन, और इसी ने बंगाल विभाजन किया था। और इसका एक नारा है और वह नारा बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है, और इसने नारा दिया था फूट डालो और शासन करो। कारण क्या था, यह किस वजह से करना चाहता था, तो इसका मेन मकसद जो था वह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। ये भी पूछता है कि बंगाल विभाजन करने का मुख्य कारण क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए किया था इसने। कार्यकाल इसका कब से कब तक था, तो यह 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय था। कब से कब तक था, 1899 से 1905 तक। अब आते हैं प्रशासनिक सुधार और दबाव। प्रशासनिक सुधार और दबाव के लिए इसने बंगाल विभाजन किया था, बंगाल विभाजन का निर्णय भी लिया था। प्रतिक्रिया क्या था, तो जनता का विरोध और स्वदेशी आंदोलन उत्पत्ति। प्रतिक्रिया क्या हुई जब इसने बंगाल विभाजन किया, तो जनता का विरोध और स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति होती है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसमें महत्व क्या था, तो कर्जन के निर्णय ने आंदोलन को जन्म दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि न कर्जन बंगाल विभाजन का निर्णय लेता और ना ही आंदोलन की जन्म होती। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी दिवस किसने मनाया था। मैंने बोला था कि सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि राखी दिवस किसने मनाया था स्वदेशी आंदोलन के समय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने मनाया था। 16 अक्टूबर 1905 को मनाया था। उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हवन और सार्वजनिक सभा में राखी बांधना, लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना, और महत्व इसका हुआ कि स्वदेशी आंदोलन में सामाजिक एकता का प्रतीक बनाया गया कि हम सब एक हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, और अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में किस वस्तु का सबसे अधिक बहिष्कार किया गया। आपको बताना है कि सबसे अधिक किस वस्तु का बहिष्कार किया गया। तो हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न पे ही बात किया है कि सबसे अधिक बहिष्कार अगर किसी वस्तु का किया गया तो वह विदेशी कपड़े थे, विदेशी कपड़े थे। मुख्य वस्तु विदेशी कपड़ा था। तरीका था सार्वजनिक जलाना, यानी कि सार्वजनिक जलाया जाता था ताकि लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। हथकरघा और खादी का प्रचार करना था। अंग्रेजी वस्तुओं की मांग कम हो गई। प्रभाव इसका क्या होता है कि अंग्रेजी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। महत्व क्या होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक यह धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन में बनने लगता है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के समय कांग्रेस किस अधिवेशन में विभाजित हुआ। हमने इस पे कई बार बात किया है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में विभाजित हुआ था। तो ऑप्शन है बी, और यह 1907 का अधिवेशन था। इस पे हम लोगों ने डिटेल चर्चा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहे थे हम लोग तो किए हैं कि कारण क्या था। नरम दल गरम दल में दो दलों में यह बंटता है, क्या कारण था, किसने अध्यक्षता की, क्यों। यहां भी हम बात करेंगे थोड़ा कि साल 1907 था। विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। प्रमुख नेता इसके कौन थे, तो गरम दल में लाल बाल पाल, हमने ट्रिक बताया था। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पॉल मतलब बिपिन चंद्र पाल हुआ करते थे। अब हम यहाँ नरम दल की बात करेंगे तो इन तीनों को छोड़ करके जो भी होंगे वो नरम दल होंगे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और भी अन्य लोग हुआ करते थे। इसकी महत्वता क्या थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विचारों की अलग अलग धारा स्पष्ट हो गई, क्योंकि जो नरम दल के लोग थे उनको लगता था कि हमें याचना और शांति से यह लड़ाई लड़नी चाहिए, विरोध करना चाहिए। और गरम दल जो थे उनको ऐसा लगता था कि आसानी से और शांति से लड़ाई लड़ने से यह अंग्रेजी सरकार सुनने वाली नहीं है, पूर्णतः विरोध होना चाहिए और उन्हें नुकसान पहुंचना चाहिए, जिस वजह से उनके अंदर डर और खौफ पैदा हो और वह इस भारत देश को छोड़ करके चले जाए। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, बहुत बढ़िया, लाल बाल पाल। आपको सीधा ट्रिक में याद रखना है। गोखले तो नरम दल के थे, तो गरम दल के लाल बाल पाल में यहाँ बाल जी हैं, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पहले इसमें एग्जाम पॉइंटर देख लेते हैं कि सहयोगी नेता लाल बाल पाल, बार बार बताया गया, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और बाल में आ जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, उनके सहयोगी नेता ये भी हुआ करते थे। इनका नीति क्या था? तो उग्र राष्ट्रवाद, ब्रिटिश विरोध, उग्र राष्ट्रवाद था और ब्रिटिश विरोध था। गतिविधियां क्या थी? तो स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय रूप देना था। यह स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय रूप देना चाहते थे। सार्वजनिक सभाओं और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करते थे। महत्व, तो आंदोलन को राजनीतिक रूप देना और जनता की भागीदारी को बढ़ाना था। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भूमिका कैसी रही। आपको बताना है कि जब स्वदेशी आंदोलन भारत में 1905 में हो रहा था तो उस समय जो छात्र हुआ करते हैं उनकी क्या भूमिका रही? वह निष्क्रिय थे, केवल दर्शक बन के रह गए थे, या सक्रिय थे, या प्रतिबंधित थे? तो ये लोग सक्रिय थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी सक्रिय थे। क्यों सक्रिय थे? क्योंकि इन सब ने अपने अपने कॉलेज वगैरह और पढ़ाई को छोड़ करके इस आंदोलन में खुद को झोंक दिया था। स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया छात्रों ने। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना भी की गई स्वदेशी आंदोलन के तहत। प्रचार, साहित्य और अखबार का वितरण भी किया गया। महत्व यह हुआ कि युवा शक्ति ने आंदोलन को गति दी और प्रभाव यह हुआ कि देश में जागरूकता और राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहिष्कार का अर्थ क्या था। आपको बताना है कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें बहिष्कार का अर्थ क्या था। कर न देना था, सरकारी नौकरी छोड़ना था, विदेशी वस्तुओं का त्याग था, या अंग्रेजों से समझौता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी वस्तुओं का त्याग था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे, बहिष्कार का मतलब बहिष्कार बराबर विदेशी वस्तुओं और विशेष ब्रिटिश कपड़ों का त्याग था। यह आंदोलन का सबसे प्रभावी हथियार भी था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे और कपड़े का त्याग करे। जनता ने विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई। जो भी जनता थे वह क्या करते थे, जो भी भारतीय थे वो विदेशी जो कपड़े हुआ करता था उसको सार्वजनिक रूप से, यानी कि किसी भी चौक चौराहे पर सीधा उस कपड़े को, विदेशी वस्तुओं को, विदेशी कपड़े को इकट्ठा करते थे और उसको जला दिया करते थे। यही विचार आगे चलकर गांधी जी के आंदोलन का आधार बना। यानी कि ये सब विचार जब देखते हैं तो गांधी जी जब 1915 में भारत आते हैं तो वहां से वो धीरे धीरे अपना नेतृत्व करना शुरू करते हैं और उनके आंदोलन का आधार बनने लगा। स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि आर्थिक उद्देश्य क्या था। कर कम करना था, विदेशी पूंजी लाना था, विदेशी उद्योगों का विकास, देशी उद्योगों का विकास था, या बैंक का राष्ट्रीयकरण था। बहुत बढ़िया, आपको ऑप्शन से, यदि आप कंसेप्ट नहीं समझे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको खुद दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। कर कम करना है, ऐसी कोई प्रथा थी नहीं। अभी तक हमने जितना बात किया कि बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन आता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, किस परेशानी से आता है, किस वजह से स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति होती है। तो विदेशी पूंजी लाना कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदेशी पूंजी को लाया जाए। देशी उद्योगों का विकास था, बिल्कुल था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी उद्योगों का विकास था कि हमारा जो देश का, स्वदेश का जो वस्तु है उसका विकास हो और विदेशी जो वस्तु है उसका हम सब मिलकर के बहिष्कार करें। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हथकरघा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था। विदेशी कंपनियों के मुनाफे में गिरावट था। पहली बार आर्थिक राष्ट्रवाद की स्पष्ट झलक इसमें दिखी कि यह आर्थिक राष्ट्रवाद की स्पष्ट झलक है स्वदेशी आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के समय किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। आपको बताना है कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा को, धार्मिक शिक्षा को, राष्ट्रीय शिक्षा को, या सैन्य शिक्षा को। आप अच्छे से समझ रहे हैं या अभी तक जो हम बात किए उससे यह क्लू निकल के आता है कि अंग्रेजी शिक्षा हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम अंग्रेज की हर वस्तुओं को, हर चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। धार्मिक शिक्षा, यदि धार्मिक शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसमें टूट या भंग पैदा होगा, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। सैन्य शिक्षा की जरूरत नहीं थी, राष्ट्रीय शिक्षा की जरूरत थी कि पूरे भारत को एक राष्ट्र में बांधा जा सके। इसीलिए कई नेशनल कॉलेजेस या राष्ट्रीय कॉलेजेस की स्थापना भी की गई। अच्छे से समझ पा रहे होंगे पॉइंट को, प्रश्न को। और आप अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उसका आंसर दे सकूं। सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये बहुत
डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई, तो 1906 में की गई। किस आंदोलन में की गई, तो स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बनाया गया और उद्देश्य था राष्ट्रीय चेतना यानी कि पूरे राष्ट्र में इसको उजागर किया जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्वदेशी तकनीकी ज्ञान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक प्रभाव क्या था। आपको बताना है कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उसका सामाजिक प्रभाव क्या हुआ। जातिवाद बढ़ा, सांप्रदायिकता बढ़ी, राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, केवल बंगाल तक सीमित रहा। तो नहीं, यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पंजाब और मद्रास तक भी पहुंचा था। राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, जब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था तो इसमें राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एग्जाम पॉइंटर में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास राखी दिवस के रूप में किया गया। महिलाओं और छात्रों की भागीदारी बढ़ी, इसमें महिला और छात्र दोनों इस आंदोलन में सम्मिलित होकर के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी वस्तुओं और अपने देश के लिए इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। पहली बार जन आंदोलन का स्वरूप यही मिला, स्वदेशी आंदोलन में ही पहली बार जन आंदोलन का स्वरूप मिला। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार बंगाल के अलावा कहां हुआ। आपको बताना है कि बंगाल के अलावा और स्वदेशी वस्तुओं का स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कहां हुआ। केवल बंगाल में हुआ? नहीं, महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब और मद्रास में हुआ, या डी, बी और सी दोनों में हुआ। तो अभी हमने बताया कि पंजाब और महाराष्ट्र तक इसका प्रभाव पड़ा। पंजाब से किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने किया था, और महाराष्ट्र में भी था। इसका आंसर ऑप्शन ए, बी, सी तीनों महाराष्ट्र और सॉरी यहाँ मद्रास लिख दिया है, ये जो है इसको आप कट कर देंगे, यहां होना चाहिए महाराष्ट्र, यहां होना चाहिए महाराष्ट्र, ये होना चाहिए, इसीलिए बी और सी दोनों होगा, महाराष्ट्र और पंजाब। महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। अभी हम एग्जाम पॉइंटर में देखेंगे, वहां क्लियर होगा कि महाराष्ट्र से किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। ये याद रखना है आपको कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार या नेतृत्व महाराष्ट्र से किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। पंजाब से किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने किया। जब भी क्वेश्चन को थोड़ा टफ करता है और बेहतर बनाना चाहता है तो वो बताता है। मद्रास से किसने किया, तो सुब्रमण्यम भारती ने किया, सुब्रमण्यम भारती ने किया। फिर भी बंगाल मुख्य केंद्र रहा, यानी कि मुख्य केंद्र बंगाल ही रहा, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व करने लगे। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी थी, बताइए आप कि स्वदेशी आंदोलन में महिला की भूमिका कैसी थी। नगण्य थी, प्रतीकात्मक थी, सक्रिय थी, विरोधी थी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय थी। महिला और छात्र दोनों सक्रिय हो गए थे और दोनों इस आंदोलन में अपने आप को झोंक दिए थे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया स्वदेशी आंदोलन में। घर घर स्वदेशी का प्रचार किया गया। महिलाओं ने पहली बार राजनीतिक मंच पे इसी आंदोलन में प्रवेश किया। किस आंदोलन में, तो स्वदेशी आंदोलन में प्रवेश किया। और ये बात आपको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि महिलाओं ने पहली बार अपने आप को राजनीतिक मंच पर किस आंदोलन में प्रवेश कराया था या किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन को किस वर्ग का अधिक समर्थन मिला। बहुत बढ़िया। 1857 की क्रांति जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां एक बात की थी कि किस वर्ग ने 1857 मध्यम वर्ग ने, शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, तो बिल्कुल तटस्थ रहे, ना विरोध किया ना कुछ किया, उनको कोई मतलब ही नहीं था 1857 की क्रांति से। लेकिन यहाँ मध्यम वर्ग, जो शिक्षित मध्यम वर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पता लग गया था। उसी टाइम हम बात किए थे शिक्षित मध्यम वर्ग के बारे में कि कैसे होते हैं, कौन होते हैं शिक्षित मध्यम वर्ग। तो यहाँ बस इतना जानेंगे कि आंदोलन को किस वर्ग का अधिक समर्थन मिला। तो शिक्षित मध्यम वर्ग था, वो समझ चुके थे कि अंग्रेज लूट रहे हैं, अंग्रेज हमें बर्बाद कर रहे हैं, जिस वजह से शिक्षित मध्यम वर्ग ने यहाँ बहुत जोरदार विरोध किया। वकील, शिक्षक, छात्र आंदोलन की वैचारिक रीढ़ की हड्डी बन गए। यानी कि जो वकील थे वो चीजों को समझते थे, जो शिक्षक थे, जो छात्र थे, सब लोग स्वदेशी आंदोलन का पूर्णतः समर्थन किया और अंग्रेजों का जो वस्तु था उसका बहिष्कार भी पूर्णतः किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के समय कांग्रेस की नीति क्या थी। बताइए कि कांग्रेस की नीति क्या थी स्वदेशी आंदोलन के समय जब 1905 में हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र संघर्ष था, बी, संवैधानिक सुधार था, सी, शांतिपूर्ण विरोध और बहिष्कार था, या सरकारी सहयोग था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
शांतिपूर्ण विरोध और बहिष्कार ये कर रहे थे। और इसी का परिणाम होता है कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट जाता है, क्योंकि जो उग्र राष्ट्रवाद के लोग थे, जो गरम दल के लोग थे, उनको लगता था कि शांतिपूर्ण विरोध और बहिष्कार से भारत आजाद होने वाले नहीं है, ये अंग्रेज जाने वाले नहीं है, बल्कि इन्हें जोरदार झटका देना होगा। विरोध ऐसा होना चाहिए कि इनके अंदर डर पैदा हो, इनके अंदर खौफ पैदा हो और इन्हें मजबूरन भारत छोड़ के जाना पड़े। इसी की वजह से शांतिपूर्ण विरोध और बहिष्कार करना चाहते थे नरम दल वाले लोग, और गरम दल वाले जो थे वो हार्डली काम करना चाहते थे, वो परेशान करते थे, वो चीजों को क्या करते थे, ऐसे दिखाते थे कि अंग्रेजों के अंदर वो डर और खौफ पैदा हो, जिस वजह से 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या होता है, दो दल में यह बट जाता है। प्रारंभ में नरम दल का प्रभाव था, बाद में गरम दल का उदय हुआ 1907 में, और अहिंसक लेकिन उग्र जन आंदोलन भी होने लगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रेस की भूमिका क्या थी, आपको बताना है। दमनकारी थी, तटस्थ थी। तटस्थ मतलब हम बात करते हैं कि बिल्कुल निष्क्रिय था, कोई मतलब नहीं था उसको। या राष्ट्रवादी थी या सरकारी थी। तो हर कोई उस समय राष्ट्रवाद में रंग गया था, और इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवादी थी। पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, पूछती है कि कौन सी पत्रिकाएं संबंधित है स्वदेशी आंदोलन से। तो बंगाल थी, केसरी थी और युगांतर थी। इन तीनों पत्रिकाओं द्वारा हर जगह बातों को भेजा जा रहा था, स्वदेशी आंदोलन का संदेश भेजा जा रहा था, और बहिष्कार जो था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उसका भी संदेश इन पत्रिकाओं द्वारा भेजा जा रहा था, जनता तक पहुंचाया जा रहा था। जनता में राष्ट्रवाद फैलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने की कोशिश की। किसका? तो ये जो पत्रिकाएं थी, इन सब का वो दमन करना शुरू कर दिए। स्वदेशी आंदोलन में छात्रों ने क्या किया, आपको बताना है। केवल नारे लगाए, स्कूल कॉलेज छोड़े, हिंसा की, आंदोलन से दूर रहे। तो हमने अब बार बार बात किया कि सबसे ज्यादा कि उन्होंने पढ़ाई को महत्वता न देते हुए उन्होंने विदेशी सरकारी वस्तुओं के साथ साथ सरकारी संस्थाओं, स्कूल कॉलेजों का भी बहिष्कार किया। और जो नेशनल काउंसिल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, उसमें धीरे धीरे अब अपने राष्ट्र के, अपने देश का जो कॉलेज होने लगा, खुले जाने लगे, और उसमें जाकर के ये लोग एडमिशन लेने लगे। तो एग्जाम पॉइंट में सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश किया, युवाओं में क्रांतिकारी भावना पैदा हो चुकी थी। तो आज का हम लोगों ने 20 प्रश्न बहुत अच्छे से किया। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो कृपया सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप इस बेहतरीन प्रश्नों का लाभ उठा पाएंगे और आप अपनी तैयारी में और 4 चांद लगा सकते हैं। तो जे सारथी अड्डा आप सबका स्वागत करता है, स्वागत करता रहेगा, और जुड़े रहिए जे सारथी अड्डा के साथ। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न कंसेप्ट के साथ आएगा, और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो रिजल्ट भी क्लियर होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में कल, फिर 20 नए प्रश्नों के साथ ऐसे ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन करेंगे।